हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी पर। आज हम क्लास 12th के हिस्ट्री के चैप्टर 1 देखने वाले हैं, जिसके हम महत्वपूर्ण नोट्स आपके लिए एकत्रित किए हैं। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उसे जाकर देख लीजिएगा। वहाँ से जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक बताए हैं उसे आप समझ लीजिएगा। उसके बाद आज के वीडियो में आपको अगले टॉपिक से समझ में आएगा। अगर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो यह वीडियो का काफ़ी हिस्सा आपका छूट जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, जहाँ से हम पढ़ लिए थे उसको हम आज समझ लेते हैं 5 मिनट में कि क्या क्या हम पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। तो चैप्टर का नाम है ईंटें मनके अस्थियाँ, और जो यह टॉपिक है यह हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। तो पहले पढ़े थे कि हड़प्पा सभ्यता या संस्कृति शब्द का अर्थ क्या होता है, सभ्यता या संस्कृति का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में समझे थे। तो जो सभ्यता और संस्कृति है, इसका अर्थ होता है कि पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए जो विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष कालखंड तथा भौगोलिक क्षेत्र से संबंध पाए जाते हैं, वैसे सभी वस्तुओं को हम सभ्यता या संस्कृति कहते हैं। जो पुरातत्वविद है वो संस्कृति शब्द का प्रयोग जो है वह पूरा वस्तुओं के लिए है। तो पूरा वस्तु हम किसे कहेंगे? तो पूरा वस्तु वैसे वस्तु है जिसका जो उत्खनन करके प्राप्त किया जाता है, वैसे वस्तुओं को पूरा वस्तु कहा जाता है। चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बताए थे। इसके बाद हम पढ़ाए थे जो है वह टॉपिक है हड़प्पा संस्कृति काल या फिर सिंधु घाटी सभ्यता। जो हड़प्पा संस्कृति है इसका कालखंड क्या है, यानी कि इसका समयावधि क्या है, तो जिसमें बताए थे कि 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास है और फिर पतन हुआ था। इस प्रकार से आप उस वीडियो में देख सकते हैं। अगला टॉपिक है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार से हुई थी, इसके बारे में भी पढ़ लिए थे। अगला टॉपिक है कि इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो या जितने भी स्थल प्राप्त हुए हमें हड़प्पा सभ्यता के, वे सारे सभ्यता जो प्रारंभिक समय था उस समय सिंधु नदी के आसपास मिल रहे थे, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया था। आगे है सिंधु सभ्यता की लिपि, इसके बारे में हम समझ लिए थे। तो आप पिछले वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपके आज के वीडियो में जो पढ़ाएंगे उसे आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। जहाँ से पढ़ना वहाँ से देख लेते हैं। तो हम पिछले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता है यहाँ तक पढ़े थे, लेकिन लाइन कट जाने के कारण हम उससे आगे नहीं कर पाए थे। तो आज हम यहाँ से देख लेते हैं सिंधु सभ्यता के निर्माता। तो सिंधु सभ्यता के निर्माता के बारे में बताया जाता है कि जो सिंधु सभ्यता के अंतर्गत उत्खनन में 4 प्रकार के अस्थि पंजर या कंकाल मिले हैं। जब भूगर्भ वेताओं के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन किया गया तो उससे जो उस समय के जो मनुष्य थे उस 4 प्रजाति के मनुष्यों का उत्खनन के दौरान कंकाल प्राप्त हुए। तो पहला जो प्रजाति था मनुष्य का वह प्रोटो ऑस्ट्रेलायड था। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलायड जो मनुष्य है या उस जाति के मनुष्य को कहा जाता है जो कि ऑस्ट्रेलिया से आकर भारत की ओर उनका गमन हुआ और अपना विकास यहाँ आकर किए। उसके साथ साथ भूमध्य सागरीय, जो भूमध्य सागरीय प्रजाति के मनुष्य है या भूमध्य सागर क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ अल्पाइन प्रजाति के जो मनुष्य है या हिमालय के तटवर्ती इलाकों में पाए जाते थे। इसके साथ साथ है मंगोलायड, जो मंगोलायड प्रजाति के मनुष्य है यह आज चाइना हो गया, मंगोलिया हो गया, उसके बाद आपका तिब्बत का क्षेत्र हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया, और भारत के जो पूर्वोत्तर हिस्सा है उन सभी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो मनुष्य का प्रजाति है वह मंगोलायड कहलाता है। आगे अगला पॉइंट है कि इसके आधार पर यह संभावना स्वीकार की गई है कि इसके निर्माता में मिश्रित प्रजातियों के लोगों का स्थान था। वैसे तो इनका संस्थापक द्रविड़ को माना गया है, जो बाद में दक्षिण भारत में पलायन कर गए। यानी कि इस सभ्यता के निर्माता के रूप में अगर
वैज्ञानिकों का या फिर भूगर्भवेताओं का माने तो जो इस सभ्यता का निर्माता है वो मिश्रित प्रजाति के लोग हैं, यानी कि यहाँ से 4-5 प्रजातियों के अस्तित्व जो है वह प्राप्त हुआ है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि इस सभ्यता के निर्माता एक से अधिक प्रजाति के लोग थे। लेकिन मूल रूप से जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके निर्माता जो है द्रविड़ प्रजाति के लोगों को माना जाता है। जब आर्य सभ्यता का शुरुआत हुआ उस समय सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। पतन के कारण जो द्रविड़ प्रजाति के लोग थे वे दक्षिण भारत की ओर पलायन कर गए और वहीं अपना जीवन यापन शुरू कर दिए। और जिस एरिया पर जो सिंधु घाटी सभ्यता था उस क्षेत्र पर आर्यों का आधिपत्य हो गया। इस कारण से या अपने यहाँ से जो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं द्रविड़, ये यहाँ से दक्षिण भारत की ओर पलायन कर गए। अगला टॉपिक है कि सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता। तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है, इसे देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो कांस्य युगीन सभ्यता का मतलब क्या होता है, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा जो इस्तेमाल किया गया वस्तु था वो कांसा का था, यानी कि इसलिए हम इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। जिस प्रकार से प्राचीन काल में जो आदि मानव थे वो पत्थरों का उपयोग करके अपने जीवन यापन करते थे, उस युग को हम पाषाण युग कहते हैं। उसके बाद के युग को हम ताम्र युग कहते हैं और ताम्र युग से जो आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो आता है कांस्य युग, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता भी कांस्य युग से संबंधित है। इसके बाद के जो युग आता है वह लौह युग आता है और लौह युग जो है वह उत्तर वैदिक काल है वहाँ से लेके आधुनिक काल तक को माना जाता है। तो इस प्रकार से जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह कांस्य युगीन सभ्यता बताई जाती है। अगला पॉइंट है कि भारतीय इतिहास में प्रथम नगरीय क्रांति का प्रतीक जिसकी पुष्टि उत्खनन से प्राप्त कई महत्वपूर्ण नगरों के अवशेषों से होती है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी दूसरी विशेषता है कि जो यह सिंधु घाटी सभ्यता थी यह नगरीय क्रांति का प्रतीक माना जाता है, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो नगरों में रहते थे। जिस प्रकार से आज के समय में बड़े बड़े शहरों और नगरों का निर्माण हुआ है, उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में भी बड़े बड़े नगरों का निर्माण किया गया था और उन नगरों में रहने वाले हड़प्पा वासी अपने जीवन अच्छे से व्यतीत करते थे। इसका साक्ष्य हमें जब सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को उत्खनन किया गया, इससे हमें पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी यह एक नगरीय सभ्यता थी। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है कि सिंधुवासी लोग व्यापार व वाणिज्य गतिविधियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ये कृषि पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, ये व्यापार और वाणिज्य पर ज़्यादा ध्यान देते थे और ये शांति प्रिय लोग थे। अगला पॉइंट है कि जीवन के प्रति शांतिवादी दृष्टिकोण। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ये सुख शांति से रहना पसंद करते थे, यानी कि किसी से लड़ाई झगड़ा ये नहीं करते थे और अपने जीवन शांति से व्यतीत करते थे। तो ये हमें कैसे पता चला कि ये लोग अपने शांति व्यवस्था जो है वह शांति से रहना पसंद करते थे। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि उत्खनन में जो इसके जब हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया गया वहाँ से ना तो किसी प्रकार का हथियार का हमें साक्ष्य मिलता है, ना ही किसी प्रकार के औजार का साक्ष्य मिलता है। इसलिए जो भूगर्भवेता है वो मानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो किसी प्रकार के युद्ध में संलिप्त नहीं होते थे और ये शांति तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते थे। इसके अलावा देख लेते हैं अगला पॉइंट है कि जीवन के प्रति समष्टिवादी दृष्टिकोण। जो सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ये समष्टिवादी दृष्टिकोण थे। समष्टिवादी का अर्थ होता है कि एक दूसरे के साथ अपना जीवन व्यतीत करना और एक दूसरे को अपने साथ रखना। तो इसकी पुष्टि हमें कहाँ से होती है, तो इसकी पुष्टि के लिए जो हमें अवशेष प्राप्त हुआ है वह मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार है। विशाल स्नानागार का मतलब है कि जो मोहनजोदड़ो से हमें विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है उसमें जो
सामूहिक रूप से उस स्नानागार में सभी स्नान करते थे और एक दूसरे के साथ हमेशा सौहार्द से रहते थे। उसी प्रकार से धौलावीरा एवं जूनीकरण से प्राप्त स्टेडियम भी एक सामूहिक स्थान होता है जहां बहुत सारे लोग बैठकर अपना खेल देखते हैं और मनोरंजन करते हैं। इसी प्रकार से अगला साक्ष्य है जूनीकरण एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त सभा भवन। ये जो सभा भवन होता है इसमें भी लोग सामूहिक रूप से अपना बैठते हैं और एक दूसरे से चर्चा करते हैं। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ये समष्टिवादी दृष्टिकोण रखते थे। तो हम आपको बता दिए कि समष्टिवादी जो है इसका मतलब क्या होता है। समष्टिवादी का अर्थ होता है कि एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से और सुख समृद्धि से सभी के साथ जीवन बिताना, यानी कि एक साथ रहना और किसी से लड़ाई झगड़ा ना करना। अगला पॉइंट है कि संधववासी लोग लोहे से परिचित नहीं थे। उल्लेखनीय है कि लोहा का प्राचीनतम साक्ष्य या फिर सबूत उत्तर प्रदेश के एटा जिला अतरंजी खेरा से मिला है, जो 1050 ईसा पूर्व के आसपास स्वीकार किया गया। सिंधुवासी लोग पीतल से परिचित नहीं थे, यानी कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वे लोहा से ना ही पीतल से परिचित थे, लेकिन ये कांसा से परिचित थे। तो आप यह जो सबूत है, यह सबूत जब पहली बार भारत से लोहा का प्राप्ति हुआ है वह 1050 ईसा पूर्व से हुआ है, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल है वह 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच है। लेकिन जो यह लोहे का सबूत हमें मिल रहा है एटा जिला से, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, यह 1050 ईस्वी से मिल रहा है, जो कि हमें वैदिक काल से संबंधित यह जो समय है यह मिलता है। तो इसलिए हम बता सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ये लोहे से और जो पीतल है पीतल से परिचित नहीं थे, लेकिन ये तांबा हो गया, कांसा हो गया, इन सब वस्तुओं से, सोना हो गया, चांदी हो गया, इस सब धातुओं से जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ये परिचित थे। अगला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत। तो हमें हड़प्पा सभ्यता के जो जानकारी है उसके प्रमुख स्रोत क्या क्या है। तो हमें जो हड़प्पा सभ्यता है इसके जानकारी के प्रमुख स्रोत के रूप में आवास आता है, मृद्भांड आता है, आभूषण आता है, औजार आता है, मुहर और इमारतों की खुदाई से मिली वस्तुएं हमें प्राप्त होती है, जिससे हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एकाएक कि किस प्रकार से हमें जो हड़प्पा सभ्यता है इसके जो जानकारी है वो मिले हैं। तो आगे देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। इस प्रकार से हमें ये जो हड़प्पा सभ्यता है उसके प्रमुख स्थल को देख लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल किस प्रकार है। तो पहला है नागेश्वर। जो नागेश्वर है यह गुजरात में स्थित है। बालाकोट यह पाकिस्तान में स्थित है। चनहुद्रो यह पाकिस्तान में स्थित है। कोटदीजी यह भी पाकिस्तान में स्थित है। धौलावीरा ये भी गुजरात में स्थित है। इसके साथ साथ लोथल है, लोथल गुजरात में स्थित है। कालीबंगा ये राजस्थान में स्थित है। बनवाली हरियाणा में स्थित है। राकीगढ़ी ये भी हरियाणा में स्थित है। मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी महत्वपूर्ण स्थल है उसे हम देख लिए हैं। अब अगला टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है कि हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन तथा वास्तुकला। जो हड़प्पा सभ्यता है जो हड़प्पा सभ्यता है इसके समय में नगर को किस प्रकार से बनाया जाता था और जो नगर है नगर बनाने की क्या प्रक्रिया होती थी। तो जो हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन था उसका पहला चरण था नगर योजना, यानी कि नगर बनाने की योजना बनाना। फिर दूसरा कड़ी आता है भवन निर्माण करना। तीसरा कड़ी आता है सार्वजनिक भवन का निर्माण करना। फिर विशाल स्नानागार, अन्न भंडार, जल निकासी प्रणाली। इस प्रकार से पहले हड़प्पा सभ्यता के लोग नगर नियोजन करते थे। फिर उस नगर नियोजन के अनुसार उन सभी जो महत्वपूर्ण स्थापत्य था उसका निर्माण किया जाता था। अगला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी नगर योजना के बारे में जान लेते हैं। यानी कि पहला जो नगर योजना है उसे देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां दो भागों में विभाजित थी। जो हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां होती थी यह दो भागों में विभाजित होती थी। पहला है दुर्ग और दूसरा है निचला शहर। तो जो दुर्ग होता है ये कच्ची ईंटों की चबूतरों पर बनी होती थी। दुर्ग को दीवारों से घेरा गया था
दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोग के लिए किया जाता था। यानी कि जो दुर्ग है, दुर्ग का निर्माण पहले कच्चे ईंटों से एक चबूतरा बनाया जाता था और उन चबूतरों पर दुर्ग का निर्माण किया जाता था। उसमें जितने भी महत्वपूर्ण मकाने होते थे उसका निर्माण होता था और अपने अपने जो विशिष्ट प्रयोग के लिए, यानी कि विशिष्ट रूप से सार्वजनिक प्रयोग के लिए जो चीज़ होती थी उसका निर्माण इसी दुर्ग में किया जाता था। दूसरा है निचला शहर। तो निचला शहर के बारे में जान लेते हैं। तो जो निचला शहर है वह आवासीय शहर, यानी कि निचला शहर जो है वह आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। निचला शहर है, निचला शहर में लोग अपने पर्सनल उपयोग के लिए जो घर होता था उसका निर्माण करते थे और इस निचले शहर को भी चारों ओर से दीवार से घेर दिया गया था जिससे कि बाह्य आक्रमण या फिर किसी प्रकार के पशु पक्षियों के आक्रमण से बचा जा सके। इसलिए निचला शहर को भी अपने भवनों के चारों ओर से घेर दिया जाता था। आगे देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता की सड़कों और गलियों की विशेषताएं। तो जो हड़प्पा सभ्यता की सड़क और गलियां हैं इसकी विशेषताएं क्या है? तो पहला विशेषता है कि समकोण पर एक दूसरे को काटती हुई सीधे सड़कें, जिसके कारण पूरा नगर क्षेत्र विभिन्न आयताकार एवं खंडों में विभक्त हो गया है, जिसे जाल पद्धति या फिर ऑक्सफोर्ड पद्धति, चैसबोर्ड पद्धति कहते हैं। जो वहाँ के सड़कें होती थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती थी, यानी कि इस प्रकार से वहाँ के सड़कें निर्माण की जाती थी। इस प्रकार से यानी कि आयता जो 90 डिग्री पर जो सड़कें काटती थी उसके कारण पूरा नगर का जो क्षेत्र होता था वह विभिन्न आयताकार एवं अनेक प्रकार के खंडों में विभाजित हो जाता था, जिसे जाल पद्धति या फिर ऑक्सफोर्ड पद्धति या फिर चैसबोर्ड पद्धति भी कहा जाता था। अगला पॉइंट है कि सड़कों का निर्माण मिट्टी से किया जाता था। जो सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें होती थी उसका निर्माण मिट्टी से किया जाता था। एक नोट है, इस नोट्स को देख लेते हैं कि बनवाली में सड़कों पर गाड़ी के पहियों के निशान मिले हैं एवं सड़क को पक्की करने के प्रयास के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिले हैं। तो जो बनवाली के सड़क है वहाँ उन सड़कों पर से गाड़ी के पहियों के निशान मिले हैं एवं जो कालीबंगा है, कालीबंगा से सड़क को पक्की करने के लिए जो पक्की करने का जो प्रयास है उसका साक्ष्य प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है कि सड़क के किनारे किनारे पानी निकासी के लिए नलियों को ढकने की व्यवस्था होती थी। नलियों को फर्श से ढका जाता था। नालियों में थोड़ी दूरी पर शोषक कूप होता था जिसमें गंदगी रुकती थी। पक्की ईंटों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता था। जो सड़क है, सड़क के किनारे किनारे पानी निकासी के लिए नालियों का निर्माण किया जाता था। उन नालियों को पक्की ईंटों से ढक दिया जाता था जिससे जो सड़क पर काफ़ी कचरा है वह नाली में ना जा सके। और इन नालियों को थोड़े थोड़े दूर पर एक शोषक कूप के रूप में बनाया गया था जिसमें गंदगी रुकती थी और उस गटर के द्वारा जितनी भी गंदगी रुक जाती थी उसे बाहर निकाल दिया जाता था और जो गंदी पानी होती थी वह आगे बाहर निकल जाता था। अगला टॉपिक है कि हड़प्पा सभ्यता में भवन निर्माण। तो हड़प्पा सभ्यता में भवन का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता में मकानों की योजना आंगन पर आधारित थी जिसमें शौचालय, स्नानागार, रसोई, शयनकक्ष आदि के अतिरिक्त अन्य कमरे भी मिले हैं। जो हड़प्पा सभ्यता के भवन निर्माण है उस भवन को बनाने के लिए आंगन पर आधारित बनाया जाता था, यानी कि आंगन के इर्द गिर्द अन्य प्रकार के कमरे होते थे और उसी से संबंधित सभी जो कमरे हैं वो जुड़े होते थे। जिस प्रकार से आंगन है, आंगन के साथ साथ उसका शौचालय जुड़ा होता था, स्नानाघर जुड़ा होता था, रसोई घर जुड़ा होता था, इसके साथ साथ जो शयन कक्ष या फिर बेडरूम है वो भी जुड़ा रहता था। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के भी कमरे मिले हैं। अगला पॉइंट है कि मजबूती के लिए नींव का निर्माण की जाती थी। सड़कों के किनारे मकान बने थे जिससे सुविधा, हवा, सफाई
प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था होती थी। जो वन है, भवन का निर्माण सड़कों के किनारे किया जाता था, जिससे कि मकान में रहने वाले लोगों को विभिन्न प्रकार की सुविधा मिल सके, जैसे कि हवा मिल सके, सफाई की व्यवस्था हो, प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था हो। इसलिए जो सड़क का निर्माण है वह सड़कों के नज़दीक भवन का भी निर्माण किया जाता था। अगला पॉइंट देख लेते हैं कि मकान ज़मीन से ऊंचाई पर बनाए जाते थे। मकानों के दरवाजे सड़कों की ओर खुले रहते थे। जो मकान के दरवाज़ा है वह सड़कों की ओर खुले होते थे। मकानों के प्रवेश द्वार मुख्य मार्ग की अपेक्षा गली की ओर खुले थे। यानी कि जो मुख्य सड़क होता था उस ओर तो कोई दरवाज़ा खुला होता था, लेकिन उस दरवाजे से आना जाना लोग नहीं करते थे। इसके अपेक्षा मकान का जो प्रवेश द्वार होता था वह मुख्य मार्ग की अपेक्षा गली में खुलता था। गली में खुलने का कारण क्या होता था कि अगर किसी प्रकार की हवा चले या गंदगी सड़क पर जमा हो तो मकान में ना आ सके, इसलिए बड़े बड़े भवन होते थे उसका जो मेन गेट होता था वह गली में खुलता था। इसके साथ साथ जो इसका गली में द्वार खुलने का कारण क्या था कि बाहरी हलचल, शोरगुल एवं प्रदूषण से सुरक्षित रह सके, इसलिए भवनों का जो प्रवेश द्वार होता था वह गलियों में खुलता था। लेकिन मुख्य सड़क की ओर एक दरवाज़ा होती थी, जिससे समय पर उस दरवाज़ा के द्वारा अपने सामान को भवन के अंदर लिया जा सके। अगला पॉइंट है कि सड़कों के किनारे किनारे पानी की निकासी के लिए नालियाँ बनी होती थी। अगला टॉपिक है कि हड़प्पा सभ्यता में सार्वजनिक भवन। तो हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे सार्वजनिक भवन का हमें साक्ष्य मिला है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसके ऊपरी हिस्से में सार्वजनिक भवन व निचले हिस्से में व्यक्तिगत आवास बने हुए थे। देखे थे पीछे देखे थे कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन में 2 प्रकार के नगरों का जो नगर नियोजन है, नगर नियोजन में 2 मुख्य हिस्से होते थे। एक दुर्ग होता था और दूसरा निचला हिस्सा होता था। जो निचला हिस्सा है यहाँ व्यक्तिगत आवास होता था और दुर्ग में सार्वजनिक भवन होता था। इस प्रकार से जो सार्वजनिक भवन होता था वह निचले हिस्से में जो सार्वजनिक भवन होता था वह ऊपरी हिस्से में बनाया जाता था, जबकि सार्वजनिक भवन को निचले हिस्से में बनाया जाता था, जो कि आवास के लिए लोग निर्माण करते थे। अगला पॉइंट है कि उत्खनन में सार्वजनिक या राजकीय भवनों के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिला है, जो 70 मीटर लंबा 24 मीटर चौड़ा है। यह स्मारक उस काल की संरचना का परिचायक है जहां पर 71 मीटर लंबा व इतना ही चौड़ा एक वर्गाकार कक्ष का अवशेष प्राप्त हुआ है, जिसमें 20 स्तंभ है। तो हमें उत्खनन से यह पता चलता है कि सार्वजनिक या राजकीय भवनों के जो अवशेष है वह मोहनजोदड़ो से मिला है, जो 70 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा इसका निर्माण किया गया था। यह स्मारक है उस काल की जो संपन्नता है उसका परिचय करवाता है, यानी कि उस काल में जो लोग होते थे वो काफ़ी संपन्न होते थे, इसलिए इतने बड़े बड़े भवन का वो निर्माण कर पाते थे। और इसके साथ साथ यहाँ पर 71 मीटर लंबा व इतना ही चौड़ा एक वर्गाकार कक्ष का अवशेष प्राप्त हुआ है, जिसमें 20 स्तंभ खड़ा है। अगला पॉइंट है कि एक अनुमान के अनुसार इस भवन का उपयोग आपसी विचार विमर्श, धार्मिक आयोजन, सामाजिक आयोजन के लिए किया जाता था। जो ये सार्वजनिक भवन होते थे इसका उपयोग किस लिए किया जाता था, तो आपसी विचार विमर्श के लिए, धार्मिक आयोजन के लिए, सामाजिक आयोजन के लिए इन सभी सार्वजनिक भवनों का उपयोग होता था। आगे है हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार। तो जो हड़प्पा सभ्यता है, इस हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार की क्या विशेषता है इसके बारे में चलिए देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि स्नानागार का जलाशय किले में स्थित था। जो स्नानागार का जलाशय है वह किले के अंदर स्थित होता था। जो स्नानागार है इसकी लंबाई 11.88 मीटर लंबा होता था, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर
इसकी गहराई होती थी। इसके तल पर सीढ़ियाँ बनी हुई है। यह सीढ़ियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई है। यानी कि जो स्नानागार है इसकी विशेषता क्या है, तो इसकी लंबाई 11.88 मीटर है, चौड़ाई 7.01 मीटर है तथा इसकी गहराई 2.43 मीटर है। इसके गहराई पर सीढ़ियाँ बनी हुई है। यह सीढ़ियाँ पक्की ईंटों से बनी हुई है। अगला पॉइंट है कि स्नान कुंड के चारों ओर कमरे बने हुए हैं और बरामदे भी बनाए गए हैं। स्नान कुंड के कमरे के समीप एक कुआं बना हुआ है जिससे पानी कुंड में आता था और कुंड के गंदे पानी की निकासी एक अन्य द्वार से की जाती थी। गंदा पानी फिर बड़ी नालियों के माध्यम से शहर से बाहर निकल जाता था। जो स्नानागार है, स्नानागार में स्वच्छ जल आने के लिए एक कुआं बनाया गया था और उस कुआं से जो भी पानी आता था स्नानागार में, और स्नानागार के जो गंदे पानी है वह एक अन्य द्वार के सहारे जो स्नानागार है उससे बाहर निकल जाता था और वह नालियों के माध्यम से शहर से बाहर निकाल दिया जाता था। अगला पॉइंट है कि स्नानागार की दीवारों के निर्माण में सीलन से बचने या फिर डाबर या तारकोल का इस्तेमाल किया जाता था। पूरे स्नानागार में 6 प्रवेश द्वार होते थे। स्नानागार में गर्म पानी की व्यवस्था भी होती थी। जो स्नानागार या फिर जो स्विमिंग पूल है उसके निर्माण में बहुत सारी सावधानियां बरती जाती थी, जिससे कि जो स्नानागार में पानी है वह रिस कर ज़मीन के अंदर ना चला जाए। इसके लिए उसको सीलन से बचाने के लिए डाबर या फिर तारकोल का प्रयोग किया जाता था और जो स्विमिंग पूल या फिर स्नानागार की दीवार होती थी उसे प्लास्टर कर दिया जाता था जिससे पानी बाहर ना रिस सके। एक नोट्स है कि इस स्नानागार के बारे में अमेस्ट मैके कहते हैं कि यह स्नानागार पुरोहित के स्नान के लिए होता था। अमेस्ट मैके बताता है कि जो यह स्नानागार है यह स्नानागार पुरोहित के स्नान के लिए होता था। अगला पॉइंट है, अगला टॉपिक है अन्न भंडार। तो हड़प्पा सभ्यता में अन्न भंडार की भी व्यवस्था की गई थी जिसमें कि बहुत सारे अनाजों को एकत्रित किया जाता था और किसी प्रकार के आपातकाल के लिए उस अनाज का उपयोग किया जाता था। तो पहला पॉइंट है कि हड़प्पा नगर के उत्खनन में यहाँ के किले के राजमार्ग में छः पंक्तियों वाले अन्न भंडार मिले हैं। अन्न भंडार की लंबाई 18 मीटर है। जो अन्न भंडार की लंबाई है उसका हम नाप देख लेते हैं। तो 18 मीटर जो है उसकी लंबाई है और 7 मीटर उसकी चौड़ाई है। इस प्रकार से 18 × 7 इसका माप हो गया। इसका मुख्य द्वार जो है वह नदी की ओर खुलता था क्योंकि जो भी सामान जल मार्ग से आता था अन्न भंडार में एकत्रित किया जाता था। तो अन्न भंडार की क्या विशेषता थी, तो अन्न भंडार की जो विशेषता है वह हड़प्पा नगरों के उत्खनन से 6 पंक्तियों वाले अन्न भंडार मिले हैं जिसमें कि 18 मीटर उसकी लंबाई थी और 7 मीटर चौड़ाई थी। और इस जो अन्नागार है इसका जो मुख्य दरवाज़ा होता था वह नदी की ओर खुलता था। नदी की ओर खुलने का कारण क्या था, तो इसका कारण था कि नदी मार्ग से जितने भी सामान आते थे उसे इस अन्नागार में एकत्रित किया जा सके। अगला टॉपिक है, इसे देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली। जो हड़प्पा सभ्यता है इसमें जल निकासी प्रणाली किस प्रकार की थी इसको देख लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता नगरीय थी। इन लोगों का जीवन स्तर उच्च था। घरों का गंदा पानी सड़कों के किनारे बनी हुई नालियों से लेकर शहर के बाहर हो जाता था। जो सड़क है सड़क के किनारे में नालियां बनी होती थी और उसी नालियों के माध्यम से घर के अंदर जितने भी गंदा पानी होता था वह बाहर निकाल दिया जाता था। अगला पॉइंट है कि इन नालियों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इनका प्लास्टर किया जाता था जिससे नालियों को कोई नुकसान ना पहुँचे। प्लास्टर करने के लिए चूना, मिट्टी एवं जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। अगला पॉइंट है, एक नोट्स है कि प्रोफेसर रामचरण शर्मा की मान्यता है कि कंस या फिर कांस्य युग की
किसी भी दूसरी सभ्यता ने सफाई व स्वास्थ्य को इतना महत्व नहीं दिया जितना हड़प्पा वासियों ने दिया। यानी कि प्रोफेसर रामचरण शर्मा की मान्यता है कि कांस्य युगीन जितनी भी सभ्यताएं थी, उन सभ्यताओं में जो हड़प्पा सभ्यता थी या सबसे उन्नत सभ्यता थी। उन्नत सभ्यता होने का कारण क्या बताते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सफाई व स्वास्थ्य पर जितना ध्यान दिए हैं, इतना ध्यान किसी भी सभ्यता के वासियों के द्वारा नहीं दिया गया है। इस कारण से जो हड़प्पा सभ्यता है वह काफ़ी विशेष है अन्य सभ्यताओं से। अगला पॉइंट है कि पक्की ईंटों का प्रयोग मुख्य रूप से 4 प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था। जो ईंट है, ईंट का मुख्य 4 प्रकार हैं। पहला है आयताकार, जिसका जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात है वह 4, 2 और 1 के अनुपात में होता था। यानी 4 मीटर अगर ईंट है तो ईंट की लंबाई 4 फीट, चौड़ाई 2 फीट और उसकी ऊंचाई 1 फीट होती थी। इस अनुपात में आयताकार ईंटें बनी होती थी। दूसरा ईंट का प्रकार है एल प्रकार के ईंट। तो एल प्रकार के ईंट का निर्माण किस लिए किया जाता था? तो इन ईंटों का प्रयोग कोने में किया जाता था। यानी कि अगर दीवार का इस प्रकार से सीधे दीवार आ रहा है और इसको कोना बनाने के लिए यहाँ एल प्रकार का ईंट का प्रयोग किया जाता था। तीसरा है नोकदार ईंट। नोकदार ईंट जो है इसका इस्तेमाल कुआं के निर्माण में किया जाता था। अगला ईंट का प्रकार है टी प्रकार की ईंट। तो टी प्रकार की जो ईंट है इसका निर्माण कहाँ किया जाता था? तो इसका प्रयोग जो है वह सीढ़ियों में किया जाता था। यानी कि सीढ़ी निर्माण के लिए टी प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था। आगे है कि अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श कालीबंगा से मिला है। जो कालीबंगा है, कालीबंगा से अलंकृत ईंटों का साक्ष्य मिला है। तो अलंकृत ईंट किसे कहते हैं? वैसा ईंट जिसमें काफ़ी जो डिजाइन बना होता था, वैसे ईंटों को हम अलंकृत ईंट बोलते हैं। और उस अलंकृत ईंटों का प्रयोग कालीबंगा में वहाँ फर्श बनाने के लिए किया गया था। आगे है कि ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान चनहुद्रों से मिला है। तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के जो पंजे का निशान है वह कहाँ से मिला है? तो यह चनहुद्रों से मिला है। आगे जान लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का सामाजिक जीवन किस प्रकार का था, इसे जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि सामाजिक संगठन कैसा था, वे भोजन कैसा करते थे, वे वस्त्र कैसा पहनते थे, वे आभूषण व सौंदर्य प्रदर्शन कैसे करते थे, उसके मनोरंजन का साधन क्या था, वो किस प्रकार के प्रौद्योगिकी का उपयोग करते थे और उनके यहाँ मृतकों के लिए किस प्रकार के कर्म किए जाते थे और चिकित्सा विज्ञान उसकी किस प्रकार से थी, इस सब के बारे में देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक संगठन। तो हड़प्पा सभ्यता के किस प्रकार की सामाजिक संगठन थी, इसे देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि इतिहासकार गॉर्डन चाइल्ड ने समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया है। जो एक इतिहासकार है गॉर्डन चाइल्ड, इसके अनुसार हड़प्पा सभ्यता के जो वर्ग है उसे 4 वर्गों, समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग है शिक्षित वर्ग। शिक्षित वर्ग के अंतर्गत पुरोहित आता था, चिकित्सक आता था और जादूगर आता था। दूसरा जो वर्ग है या योद्धा या फिर सैनिक का वर्ग होता था। इसकी पुष्टि किस प्रकार से हुई है? तो इसकी पुष्टि दुर्गों में उपस्थित अवशेषों से मिले हैं। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के नगर होते थे उसके चारों ओर एक किला या फिर दुर्ग बनाया जाता था, जिसकी रक्षा के लिए योद्धा या फिर सैनिक भी तैनात किए जाते थे। इस कारण से जो गॉर्डन चाइल्ड है इसने हड़प्पा सभ्यता के समाज को एक योद्धा या सैनिक वर्ग में भी बांटा है। तीसरा वर्ग है व्यापारी या फिर दास्तकार। जो तीसरा वर्ग है समाज का वह व्यापारी है या फिर दास्तकार है। तो व्यापारी वर्ग में कौन कौन आता था? तो बुनकर, कुम्हार, स्वर्णकार, ये सभी व्यापारी वर्ग के अंतर्गत आता था। चौथा वर्ग है श्रमिक या कृषक वर्ग। तो जो श्रमिक वर्ग है या फिर कृषक वर्ग है ये टोकरी बनाने वाले एवं मछली पकड़ने वाले लोग श्रमिक या फिर कृषक वर्ग के अंतर्गत आते थे। अगला टॉपिक है कि हड़प्पा सभ्यता में भोजन। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के भोजन करते थे, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये हड़प्पा वासी लोग गेहूं, चावल, जौ, तेल, मटर, सब्जियां व मांसाहारी भी थे। भेड़, बकरी, सूअर, मछली आदि खाते थे। यानी कि सीधा सीधा बात है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे।
इस काल के चित्रों में खजूर, अनार, तरबूज, नींबू, नारियल आदि के फलों का भी चित्रण मिला है। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता में किस किस की खेती होती थी, तो गेहूँ, जौ, चावल, तेल, मटर, सब्जियां, इस प्रकार से इन सभी की खेती होती थी। इसके साथ साथ खजूर, अनार, तरबूज, नींबू, नारियल इसकी भी खेती होती थी। तो इसका साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है, तो इसका साथ जो साक्ष्य है वह सिंधु घाटी सभ्यता के चित्रों से मिलता है, जिससे यह पता लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में इन सभी फसलों की भी खेती होती थी। अगला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता में वस्त्र। तो हड़प्पा सभ्यता के वासी किस प्रकार के वस्त्रों का धारण करते थे, इसके बारे में देख लेते हैं। तो हड़प्पा वासी जो थे वो विभिन्न प्रकार के ऋतुओं के भिन्न भिन्न ऋतुएं थी, भिन्न भिन्न ऋतुओं में अलग अलग वस्त्र पहनते थे। महिला और पुरुषों के वस्त्रों में भिन्नता पाई जाती थी, यानी कि जो अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग वस्त्र पहना जाता था। इसके साथ साथ जो महिलाओं की वस्त्र होती थी वह भी अलग होती थी और पुरुषों के वस्त्र अलग होते थे। जैसे पुरुषों के वस्त्र में हो गया धोती हो गया, पगड़ी हो गया, दसाले या फिर इसे कुर्ता बोला जाता था, और महिलाओं के वस्त्र में घाघरा आ गया, साड़ी आ गया। इस प्रकार के जो वस्त्र है वह महिलाएं पहना करती थी। आगे है कि चनहुद्रों से प्राप्त मूर्ति में पगड़ी मिली है, यानी कि चनहुद्रों से एक मूर्ति मिला है जिसमें उस मूर्ति को पगड़ी पहने हुए दर्शाया गया है। तो इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पगड़ी भी पहना करते थे। अगला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता में आभूषण एवं सौंदर्य प्रसाधन। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो आभूषण किस प्रकार के आभूषण धारण करते थे और सौंदर्य के लिए क्या क्या चीज़ें उपयोग करते थे, इसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि स्त्री व पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे, व दोनों ही सौंदर्य प्रसाधन के सामग्री का प्रयोग करते थे। अंगूठी, कान की बाली, चूड़ियाँ, बाजूबंद, हार आदि ये सभी महिलाएं और पुरुष दोनों धारण किया करते थे। आगे है कि धनी लोग हाथों में सोने जैसी कीमती धातु के आभूषण पहनते थे, जबकि सामान्य लोग तांबे, कांसा, हड्डी के बने आभूषण पहनते थे। जो धनी लोग होते थे वो हाथ में सोने का आभूषण धारण करते थे। इसके अलावा जो सामान्य वर्ग के लोग होते थे वे तांबा हो गया, कांसा हो गया और हड्डी से बने आभूषणों को पहनते थे। अगला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता में मनोरंजन। हड़प्पा सभ्यता में लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे, इसके बारे में देख लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने मनोरंजन के लिए मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, और इसके साथ साथ उनका प्रिय मनोरंजन जो प्रिय मनोरंजक के रूप में है उसमें आ जाता है जानवरों की दौड़, झुनझुने, सीटियाँ तथा शतरंज के खेल उनके मनोरंजन के साधन थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के मनोरंजन के मुख्य साधन में क्या आता है, तो मछली पकड़ना, शिकार करना उनका प्रिय मनोरंजन था। जानवरों की दौड़, झुनझुने, सीटियाँ तथा शतरंज खेलना उनके मनोरंजन के प्रमुख साधन है। अगला पॉइंट है कि इसके अलावा पत्थर तथा सीप की गोलियां, जो गोली होता है वह गोलियों से खेलते थे। खुदाई में पशुओं की मूर्ति, बैलगाड़ी, दो पहिया वाले तांबे का रथ आदि मिला है जो कि बच्चों के खेलने के लिए काम आता होगा। अगला पॉइंट है कि नृत्यांगना की मूर्ति भी मिली है, जिससे पता चलता है कि हड़प्पावासी भी नाच गान करते थे। यानी कि एक नर्तक की मूर्ति मिली है जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग नाच गान भी करते थे। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है प्रौद्योगिकी, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उसकी जानकारी कहाँ तक थी। तो पहला पॉइंट है कि हड़प्पावासी धातु कर्म का निर्माण करते थे, अयस्कों से धातु अलग करते थे, मिश्रित धातु का भी निर्माण करते थे, तांबे में चांदी व टिन मिलाकर कांसा बना लेते थे। इस प्रकार से जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उन्हें प्रौद्योगिकी के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी था, जैसे मिश्र धातु बनाना, इसके साथ साथ अयस्क से धातु निकालना, उसके साथ साथ धातुओं के अन्य प्रकार की वस्तुएं निर्मित करना। इस प्रकार से जो हड़प्पावासी थे वो काफ़ी प्रौद्योगिकी में आगे थे। अगला पॉइंट है कि अयस्क की आपूर्ति राजस्थान प्रांत के खेतरी जो कि झुनझुन है वहाँ से होती थी, वह बिहार प्रांत के हजारीबाग से जो कि
जो बिहार के हजारीबाग है वह अब झारखंड में चला गया है। वह चकमक पत्थर के बाट व नलिकाकार बम बनाते थे, यानी कि जो अयस्क का उन्हें प्राप्ति, यानी कि कच्चे माल की प्राप्ति जो होती थी उन्हें, वह राजस्थान से होती थी। इसके साथ साथ बिहार से भी होता था। जो आज के झारखंड है, उस झारखंड क्षेत्र से बहुत सारे अयस्क प्राप्त होते थे। उन अयस्कों को निकालने के लिए जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो यहाँ से अपना व्यापार करते थे और इस अयस्क को प्राप्त करते थे और अपने उपयोग के लिए अपने अनुसार उसे खरीदते थे। अगला पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता में समाधान या फिर मृतक कर्म या फिर अंत्येष्टि क्रिया। तो हड़प्पा सभ्यता में जब मनुष्य की मृत्यु हो जाता था तो उसके साथ किस प्रकार के क्रियाकर्म किया जाता था, इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि हड़प्पा कालीन नगरों मोहनजोदड़ो, बनावली, हड़प्पा, कालीबंगा आदि में शमशान के अवशेष मिले हैं, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के कुछ नगरों से हमें जो सब दफनाने के स्थान हैं, यानी कि कब्रिस्तान हो गया या फिर शमशान हो गया, उसका अवशेष मिलता है। दूसरा पॉइंट है कि सर जॉन मार्शल के अनुसार इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो अपने अंतिम क्रिया 3 प्रकार से करते थे। पहला है कि पूर्ण समाधिकरण या फिर समाधान, यानी कि जब व्यक्ति का मृत्यु हो जाता था तो उसे पूरी तरीके से ताबूत में भरकर उसे ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता था। दूसरा है आंशिक समाधिकरण। तो आंशिक समाधिकरण के अंतर्गत क्या होता था, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होता था तो उसे जंगल में कुछ समय के लिए खुला छोड़ दिया जाता था, जिससे कि पशु पक्षी उसके जो उस शव को खा जाता था और फिर उसके बचे हुए भाग को जमीन में गाड़ दिया जाता था। और तीसरा क्रिया था दाह कर्म, यानी कि जब किसी व्यक्ति का मृत्यु होता था उसे जला दिया जाता था। इसे दाह कर्म या फिर कलश समाधान भी कहा जाता है। तो चलिए अब इसे विस्तृत रूप से देख लेते हैं कि पूर्ण समाधिकरण क्या होता है। तो पूर्ण समाधिकरण के अंतर्गत शव को उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाया जाता था, यानी कि जो पूर्ण समाधिकरण था इसके अंतर्गत जो शव को दफनाया जाता था वह उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाया जाता था। दूसरा पॉइंट है कि हड़प्पा में एक कब्र ऐसा मिला है जिसे दक्षिण से उत्तर दिशा में शव को दफनाया गया है और शव को ताबूतों में रखा गया है। इसकी पहचान विशेष कब्र से की गई है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के कुछ ऐसे स्थान हैं जहां उत्तर से दक्षिण दिशा में कुछ शव को दफनाया गया है। उत्तर दक्षिण दिशा कहने का मतलब है कि उत्तर दिशा की ओर सर तथा दक्षिण दिशा की ओर पैर को रखा गया है। जबकि एक ऐसा कब्र मिला है हड़प्पा सभ्यता में जिसमें कि दक्षिण से उत्तर दिशा में, यानी कि दक्षिण ओर सर किया गया है और उत्तर दिशा में शव का पैर किया गया है। ऐसा भी साक्ष्य मिला है और सभी शवों को एक ताबूत में रखकर उसे ज़मीन के अंदर दफनाया जाता था। अगला पॉइंट है कि लोथल में पूर्व से पश्चिम की ओर दफनाने का अवशेष मिला है तथा शवों को करवट करके दफनाया गया था। एक लोथल से शव दफनाने का अवशेष मिलता है जिसमें पूर्व से पश्चिम की ओर शव को दफनाया गया था और शव को करवट करके दफनाया गया था, यानी कि पूर्व की ओर मूड़ी और पश्चिम की ओर सर करके, इसके साथ साथ उस शव को करवट करके दफनाया गया था। यह साक्ष्य हमें लोथल से प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है कि लोथल से ही युग्म शव, यानी कि युग्म शव मिला है। युग्म शव कहने का मतलब है कि स्त्री पुरुष को एक ही साथ दफनाया गया था एक ही कब्र में। इससे पता चलता है कि उस समय सती प्रथा प्रचलित थी, यानी कि स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाने का मतलब है कि उस समय भी जो सती प्रथा है उसका प्रचलन था। तो सती प्रथा किसे कहते हैं, तो सती प्रथा का मतलब होता है जब अगर पति पत्नी है तो जब पति का मृत्यु हो जाता था तो उनके पत्नी भी अपने पति के साथ मृत्यु प्राप्त कर लेती थी, तो उसे हम सती प्रथा कहते हैं। अगला पॉइंट है कि सबसे बड़ा कब्रिस्तान हड़प्पा से मिला है जिसे R37 संज्ञा दी गई है। तो सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से मिला है जिसका नाम R37 है। अगला पॉइंट है कि हड़प्पा संस्कृति में एक और कब्रिस्तान मिला है जिसे H कब्रिस्तान की संज्ञा दी गई है। हड़प्पा से एक और कब्रिस्तान मिला है जिसे H कब्रिस्तान कहा गया है और हड़प्पा से जो प्रमुख कब्रिस्तान मिला है उसे R37 कहा गया है।
अगला है आंशिक समाधान। तो आंशिक समाधान क्या होता था? आंशिक समाधान के अंतर्गत शव को खुले में पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। खाने के बाद बचे हुए अवशेषों को दफना दिया जाता था। यानी कि जब व्यक्ति का मृत्यु होता था तो उसे जंगल में खुला छोड़ दिया जाता था, और जब पशु पक्षी उसे शव को खा जाता था तो खाने के बाद जो बच जाता था उसे दफना दिया जाता था। उसे हम आंशिक समाधान कहते हैं। तीसरा है दाह संस्कार या फिर कलश समाधान। तो दाह संस्कार में जो शव है, शव को जला दिया जाता था, और जलाने के पश्चात जो अवशेष बच जाता था उसे कलश या फिर मंजूसा, मंजूसा क्या कहते हैं? तो मंजूसा को बर्तन भी कहते हैं। तो कलश या फिर बर्तन में उस अवशेष को रखकर उसे दफना दिया जाता था। तो इस प्रकार से हम 3 प्रकार के समाधानों को देख लिए हैं। पहला था कब्रिस्तान में दफनाना, यानी कि उसे दफन कर देना, पूर्ण समाधिकरण। दूसरा है आंशिक समाधान। तीसरा है दाह संस्कार। अब अगला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता में चिकित्सा और विज्ञान। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग चिकित्सा के लिए क्या करते थे? अपने रोग बीमारियों को दूर करने के लिए तो औषधि के रूप में जड़ी बूटी, फल फूल, वृक्ष के पत्ते, रस आदि का सेवन करते थे। आगे कि हिरण के सींग, समुद्र के फेन से भी औषधि का निर्माण किया जाता था। इसके अलावा हड़प्पावासी शिलाजीत का भी प्रयोग करते थे। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वो औषधि के रूप में जो है जड़ी बूटी हो गया, फल फूल हो गया, वृक्षों के पत्ते और रस हो गया, इसका सेवन करते थे। इसके साथ साथ जो हिरण का सींग है और समुद्र से प्राप्त जो फेन या फिर झाग होता है उसका औषधि के रूप में प्रयोग करते थे। इसके अलावा जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो शिलाजीत का भी प्रयोग करते थे। अगला पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता में आर्थिक जीवन। तो हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन कैसा था? तो कृषि, पशुपालन, व्यापार, कुटीर उद्योग, माप तौल बाट, इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन चलता था। तो चलिए इसे समझ लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं कृषि। कृषि के अंतर्गत कृषि में जौ, गेहूँ, मटर, खजूर, कपास, तरबूज, तिल, राई, सरसों जैसे फसलें उगाई जाती थी। इसका उत्पादन फावड़े से नहीं होता था, यानी कि जो इन सब फसल का निर्माण है उत्पादन है वो फावड़े या फिर कुदाल के सहारे नहीं होता था, लेकिन हल के अवशेष कालीबंगा से मिला है। फसल को पोषण या फिर काटने, जो फसल है फसल को काटने के लिए हंसुआ का प्रयोग किया जाता था। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता में खेती होती थी वह हल से नहीं होती थी, लेकिन हल का साक्ष्य मिला है। और इसके साथ साथ जो फावड़ा है, फावड़ा का मतलब होता है कुदाल, यानी कि खेती करने के लिए कुदाल का प्रयोग नहीं होता था, और फसल को काटने के लिए हंसुआ का प्रयोग किया जाता था। अगला पॉइंट है कि अनाज को ढोने के जो अनाज है, अनाज को ढोने के लिए 2 पहिए वाली गाड़ी का प्रयोग किया जाता था। बैल सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख पशु था। जो अनाज है, अनाज को ढोने के लिए 2 पहियों की गाड़ियों का प्रयोग किया जाता था, और जो बैल है वह सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख पशु था। आगे देख लेते हैं पशुपालन। तो पशुपालन के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता के लोग किन किन जानवरों को अपने यहाँ पालते थे? तो बकरी हो गया, भेड़ हो गया, सूअर, भैंस, बैल आदि को पाला करते थे। बैल के रूप में सांड प्रमुख पशु था। इसके अतिरिक्त हाथी और अन्य पशु पाले जाते थे। हड़प्पावासी घोड़े से परिचित नहीं थे, वे कुत्तों और बिल्ली पालते थे। साथ ही तोता, मयूर, भालू, चीता, खरगोश, बत्तख, हिरण आदि के चित्र उनकी मूर्तियों के चित्रों में अंकित है, परंतु अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो मुहर है, मुहर पर से हमें तोता हो गया, मयूर हो गया, भालू हो गया, चीता, खरगोश, बत्तख, हिरण, इन सभी का चित्र हमें प्राप्त होता है, लेकिन इसका अवशेष हमें हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नहीं होता है। अवशेष कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से जो उस समय के मनुष्य था उसका हमें अस्थि और कंकाल प्राप्त होता है, उसी प्रकार से इन सभी जानवरों के हमें जो अस्थि है वो हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इस कारण से हमें बता सकते हैं कि ये केवल चित्रों में देखा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में ये सब जानवरें पाए जाते थे। अब व्यापार के बारे में देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार से व्यापार करते थे। तो हड़प्पा के लोग व्यापार को अधिक महत्व देते थे
माप के लिए शीशे की पटरी का प्रयोग करते थे, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो व्यापार को अधिक महत्व देते थे। और माप तौल के लिए जो शीशा है, शीशे के जो पटरे यानी कि पलड़ा है, पलड़ा का प्रयोग किया जाता था। जिस प्रकार से तराजू हो गया, और तराजू में जो ये पलड़ा होता था ये शीशे के पलड़े का प्रयोग किया जाता था। अगला पॉइंट है कि समाज में अनेक व्यापारिक वर्गों के लोग रहते थे जिनका कार्य केवल व्यापार या व्यवसाय से होता था, जिसे कुम्हार, बढ़ई, सुनार आदि ये सभी जो वर्ग के लोग होते थे वो केवल व्यापार वाणिज्य में अपना समय व्यतीत करते थे, इसलिए इस समय व्यापार अत्यधिक अपना उच्च स्तर पर था। आगे देख लेते हैं कि व्यापार है वह आर्थिक व्यापार के अतिरिक्त इनका व्यापार, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ये आंतरिक व्यापार के अतिरिक्त इनका व्यापार ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, इराक के साथ भी होता था। आंतरिक व्यापार कहने का मतलब है कि सिंधु सभ्यता के एक स्थान से दूसरे स्थान के साथ व्यापार तो होता ही था, इसके साथ साथ जो सिंधु सभ्यता के बाहरी इलाके थे वहाँ से भी ये व्यापार किया करते थे। तो इसे यहाँ आंतरिक लिखा हुआ है, तो आप इसे कॉपी में आंतरिक लिख लीजिएगा। अगला पॉइंट है कि व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। बाहरी व्यापार मोहरों से किया जाता था। दूर देशों में जहाज रानी का प्रयोग किया जाता था। जो व्यापार है वह वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। वस्तु विनिमय का माध्यम का मतलब है कि एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु लेना, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को चावल की आवश्यकता है तो अगर उसके पास गेहूं है तो जिस व्यक्ति से वह चावल लेना चाहता है उसे गेहूं देकर उसके पास से चावल ले सकता है, तो इसे हम वस्तु विनिमय कहते हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था उसके लिए मोहर का प्रयोग किया जाता था। जिस प्रकार से आज हम रुपया का या फिर डॉलर का प्रयोग करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, उस समय मोहर का प्रयोग किया जाता था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए। अगला पॉइंट है कुटीर उद्योग। तो कुटीर उद्योग क्या है? तो कुटीर उद्योग के अंतर्गत कुम्हारों के द्वारा चाक से निर्मित मिट्टी की मूर्ति, खिलौना, बर्तन, ईंटों का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता था। इसके साथ है इस काल में हाथी दांत, सीपियाँ, धातु, हड्डी आदि के आभूषण भी बनाए जाते थे। कुटीर उद्योग के अंतर्गत जो कुम्हार है वह अपने चाक से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं निर्मित करता था और उसे बाजार में बेचता था। इसके साथ साथ हाथी के दांत, सीपियाँ, धातु, हड्डी आदि के आभूषण बनाए जाते थे जो कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते थे। आगे है मापतौल। तो मापतौल के बारे में जान लेते हैं। तो माप तौल के लिए जो है वो तराजू व बाट का प्रयोग किया जाता था। चिकने पत्थर को जो चिकना पत्थर होता है जिसे चर्ट कहा जाता है, चर्ट से बाट का निर्माण किया जाता था और आमतौर पर ये किसी निशान से रहित घनाकार होते थे, यानी कि जो चिकने पत्थर से बाट का या फिर बटखारा का निर्माण होता था उस पर किसी प्रकार के चिन्ह नहीं उत्कीर्ण होते थे। आगे है कि इन बाटों के निश्चित मानदंड द्विधारी होते थे, 1, 2, 3, 4, 8, 16, 32 इत्यादि। इस प्रकार से 1280 तक के बाट हो सकते थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। जो निचला मानदंड होता था वह द्विधारी होता था और जबकि ऊपरी जो मानदंड होता है वह दशमलव प्रणाली के अनुसरण करता था। अगला पॉइंट है कि छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषण और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिले हैं, यानी कि कुछ धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिले हैं और जो छोटे बाट होते हैं या जो छोटे बटखारे होते हैं उसका प्रयोग आभूषण और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। यहाँ मनका आया है, तो मनका किसे कहते हैं? तो मनका एक, जिस प्रकार से आज हम मोती का माला पहनते हैं उसी प्रकार से मनका भी एक मोती के तरह होता था जिसको माला के रूप में बनाकर लोग पहना करते थे, जो काफ़ी कीमती हुआ करता था। अगला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन। जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार से धार्मिक जीवन थे। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। आप सब थोड़ा सा धैर्य बनाकर वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए आपका
तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप वीडियो को अच्छी तरीके से देख लिए हैं और समझ लिए हैं तो आप इसका नोट्स ज़रूर बनाइएगा, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में किसी प्रकार का त्रुटि ना रह सके और अपने एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से क्वालिफाई कर सके। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।